Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic isentropic flow in a converging nozzle. तो आज हम सबसे पहले कन्वर्जिंग नोजल में आइसेंट्रोपिक फ्लो को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ नोजल है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। इन दोनों टाइप्स के जो फ्लो हैं आइसेंट्रोपिक फ्लो इन सच टाइप ऑफ नोजल्स ये हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। Note that we have our computing equations for analyzing isentropic flow, and we are ready to see how we could obtain a flow in a nozzle starting from rest. तो सबसे पहले हम converging nozzle की बात करेंगे and then CD nozzle, converging diverging nozzle. In either cases, to produce the flow, we must provide a pressure difference. तो हमने एक तो ये बात है कि प्रेशर डिफरेंस होगा तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में हमारे पास फ्लूइड फ्लो करेगा। अगर सेम प्रेशर हुआ तो देयर वुड बी नो फ्लो। फॉर एग्जांपल एज इलस्ट्रेटेड इन द कन्वर्जिंग नोजल शोन इन डायग्राम, ये हमारे पास कन्वर्जिंग नोजल की डायग्राम है ए बी सी और डी। ओके, ए बी एंड सी। ये जो आप लोगों को नोजल नज़र आ रही है इन ट्रू सेंस ये किस टाइप की नोजल है अगर आप लोगों को बता दूं कि यूं ये जो ओवरऑल पैटर्न है ये नोजल है हमारे पास, यानी कि ये और ये जो लाइन मैंने ड्रा की तो इस टाइप से ये मिला के हमारे पास नोजल है। इस नोजल से ये कन्वर्जिंग नोजल बन रही है तो इसका आप लोगों ने अपर पार्ट जो है वो जस्ट शो किया हुआ है, इस वजह से आप लोगों को इस तरीके से हाफ नज़र आ रही है। और यहाँ इसका जो है वो एग्जिट पॉइंट है, तो ये प्रेशर एट एग्जिट है। ओके जी, वी हैव इन डायग्राम 13.6a we can do this by providing a gas from a reservoir। प्लम चैम्बर भी है, मतलब प्लम चैम्बर हमने जो गैस रेजरवायर है वो प्लम चैम्बर आप लोग यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे स्टेगनेंट कंडीशंस हैं, फ्लूइड एट रेस्ट है, प्रेशर जो है वो पी नॉट है, टेम्परेचर जो है वो टी नॉट है, एंड यूजिंग अ वैक्यूम पंप एंड वॉल। ये यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हेयर वी हैव आल्सो अ वॉल in front of that converging nozzle। Combining to create a low pressure, the back pressure, we are interested in that in what happens to a gas properties as the gas flows through the nozzle। तो कह रहे हैं कि हम लो प्रेशर बेसिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं, बैक प्रेशर जो कि ये इन फ्रंट ऑफ नोजल यहाँ पे जनरेट होगा, जो बैक प्रेशर है। ये लो प्रेशर जनरेट करने के लिए हम गैस प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे। And also knowing how the mass of the flow rate increases with progressively lower the back pressure, और कैसे जो हमारे पास है मास फ्लो रेट इंक्रीज होगा जब आप लोग बैक प्रेशर को डिक्रीज कर रहे होंगे। लेट अस कॉल द प्रेशर एट एग्जिट प्लेन PE। we will see that this will often be equal to the applied back pressure but not always। ये हमारे पास यहाँ पर आप लोगों के पास बैक प्रेशर है जहाँ पे फ्री सरफेस मिलेगी, लेकिन एग्जिट प्लेन में अगर हमारे पास जो प्रेशर है उसका नाम PE हो तो कह रहा है तो इन जनरल तो हमारे पास PE जो है वो बैक प्रेशर के इक्वल होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। और हमेशा ऐसा क्यों नहीं होगा उसकी रीज़न है, ये देखें, ये मेरे पास जो वैल्यू है मास फ्लो रेट की, मास फ्लो रेट हमारे पास जब ये रेशो पी स्टाइक ओवर पी नॉट, ये हमारे पास जो वैल्यू ज़ीरो थी, जब हमारे पास प्रेशर जो है वो ज़ीरो था तो तब हमारे पास मास फ्लो रेट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे मौजूद था। और जैसे जैसे ये जो रेशो है ये इंक्रीज कर रही है मूविंग टुवर्ड्स वन, यानी कि बैक प्रेशर और स्टेगनेंट प्रेशर दोनों जहाँ पर सेम हो जाएंगे, जहाँ पर नो फ्लो होगा तो मास फ्लो रेट जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे ही इक्वल टू वन का मतलब ये है, यहाँ पर वैल्यू वन होने का मतलब है कि पी बी और पी नॉट, ये बैक प्रेशर और जो स्टेगनेंट प्रेशर है जो स्टार्ट में वैल्यू थी, ये वाला प्रेशर और जो स्टार्ट वाला प्रेशर है ये वैल्यू हमारे पास शो कर रही होगी कि एम डॉट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसके दरमियान में किसी एक वैल्यू के ऊपर पी स्टैटिक ओवर पी नॉट, ये वो वाली सिचुएशन है जो क्रिटिकल सिचुएशन है, जहाँ पर हमारे पास
जो प्रेशर है उसकी मिनिमम वैल्यू है, और यही हमारा बेसिकली अल्टीमेट टारगेट है। इसी को हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आके जो एग्जिट प्रेशर जो है वो मिनिमम हो, जो पी स्टार एक क्रिटिकल कंडीशन आ जाए जहाँ पर मैक नंबर इक्वल टू 1 करने की हम कोशिश करेंगे। ओके जी। और दूसरी बात, बैक प्रेशर और एग्जिट प्रेशर जो है हमारे पास दोनों की वैल्यूज क्या है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट में जब तक क्रिटिकल वैल्यू नहीं आती तब तक जो एग्जिट प्रेशर है उसकी रेशो हमारे पास पी नॉट के साथ वो सेम रहती है, क्रिटिकल वैल्यू वाली ही। लेकिन जब इस क्रिटिकल वैल्यू को अप्रोच कर जो है क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है बैक प्रेशर और एग्जिट प्रेशर की, वो हमारे पास इंक्रीजिंग वैल्यू है। इसको भी अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन द वॉल इज क्लोज, स्टार्ट में हमारे पास इस कन्वर्जिंग नोजल के सामने वॉल जो है वो क्लोज है। ये जो वॉल यहाँ पर मौजूद था, ये वॉल जो है हमारे पास क्लोज फॉर्म में मौजूद है। There is no flow through the nozzle, okay, and the pressure is P naught throughout as shown by condition 1 in the figure A। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है डायग्राम के अंदर, ये वाली लाइन, कि आप लोगों के पास जब बैक प्रेशर और पी नॉट दोनों की रेशियो जो है हमारे पास सेम है तो इस रेशियो की वैल्यू 1 होगी और थ्रू आउट प्रेशर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद इसका मतलब ये 1 जो लाइन है ये हमारे पास नो प्रेशर लाइन है, सॉरी नो फ्लो लाइन है, जब हमारे पास जो वाल्व्स क्लोज है। इफ द बैक प्रेशर इज नाउ रिड्यूस टू स्लाइटली लेस देन पी नॉट, आप बैक प्रेशर को आप लोग रिड्यूस कर रहे हैं और कहाँ कर दिया है, लेस देन पी नॉट से लेस होगा तो देयर विल बी अ फ्लो थ्रू द नोजल। ऑब्वियसली बैक प्रेशर लेस होगा तो आप लोगों के पास फ्लूइड फ्लो करेगा, will be flow with a decrease in pressure in the direction of flow, or pressure जो है वो decrease होगा as shown by condition 2। flow at the exit plane will be subsonic with the exit plane pressure equal to back pressure। ये हमारे पास एग्जिट प्लेन पे प्रेशर जो है बैक प्रेशर के इक्वल होगा और बैक प्रेशर हमारे पास जो है वो पी नॉट से लेस है। बैक प्रेशर जब पी नॉट से लेस होगा तो तब हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा और प्रेशर वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास। ये जो हमारे पास सिचुएशन नजर आ रही है कि हमारे पास जो बैक प्रेशर है वो पी नॉट से लेस है तो ओवरऑल वैल्यू 1 से लेसर होती चली जाएगी। तो ये 2 कंडीशन है। इसी तरीके से और कम करते जाएंगे, 3 पे आप लोग चले जाएंगे जिसको डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट। What happened here, as we continue to decrease in the back pressure, as we expected the flow will continue to increase, the exit plane प्रेशर विल कंटिन्यू टू डिक्रीज। तो इसी तरीके से जैसे जैसे बैक प्रेशर को आप लोग कम करते रहेंगे वैसे वैसे एग्जिट प्लेन प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा। जैसे कि कंडीशन 3 मैंने आपको बताया कि वैसे ही प्रेशर मजीद कम करते करते आप लोग 3 लाइन पे आ गए हैं। अब हम इस लाइन को अप्रोच कर चुके हैं, इस 3 लाइन की बात कर रहे हैं। पहली दफ़ा जब हमारे पास पी बी बैक प्रेशर पी नॉट के इक्वल था, दूसरी दफ़ा आपने पी बी को थोड़ा सा डिक्रीज किया तो एग्जिट प्रेशर बैक प्रेशर तो सेम है लेकिन हमारे पास पी नॉट के साथ उसकी रेशियो जो लेस देन 1 हो गई तो सेकंड लाइन आई थी। अब हमने मजीद कम किया है तो थर्ड लाइन आ गई है हमारे पास। ओके जी। Note that conditions 2 and 3 can be described by using Bernoulli's equation as long as maximum Mach number at the exit plane does not exceed m is equal to 0.3। यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है हमारे पास मैक नंबर 0.3 से लेस ही होगा तो तब तक हमारे पास वो एप्लीकेबल है। ये हमने 6 चैप्टर के अंदर डिस्कस भी किया था। As we progressively lower the back pressure and the flow rate increases and hence so do the velocity and the Mach number at the exit plane। जैसे जैसे हम प्रेशर को बैक प्रेशर को रिड्यूस करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो फ्लो रेट है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज करती चली जाएगी और मैक नंबर भी उस हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इज देयर लिमिट ऑफ अ मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल? क्या कहीं पे जाके सारा प्रोसेस को लिमिटिंग वैल्यू है कि इससे ज्यादा वो एक्सीड ना करे? और पुट इट अनदर वे,
इज देयर अपर लिमिट टू एग्जिट मैक नंबर, कि क्या कोई मैक्सिमम मैक नंबर की वैल्यू है कि इससे ज्यादा मैक नंबर से फ्लोट फ्लो नहीं करेगा? यस, द आंसर इज यस। टू सी दिस रिकॉल, ये आप लोगों के पास एक वैल्यू है, देख लें, डीवी ओवर वी, ये एरिया वेलोसिटी रिलेशन जब हमने फाइंड आउट किया था। अब हमारे पास जो दरमियान में एक वैल्यू, जाहिर है जब मैक नंबर इंक्रीज कर रहा होगा तो दरमियान में एक वैल्यू आएगी जहां पर मैक नंबर 1 हो, अगर तो मैक नंबर 1 होने से 1 ओवर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब वेलोसिटी वेरिएशन इन्फिनिटी नहीं हो सकती थी, तो 1 ओवर जीरो यहाँ पे जो बन रहा था, इस जीरो को हमने दूसरी साइड पे डी वी ओवर वी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि एरिया चेंजेस जीरो हो जाए। तो ये उसने कहा है कि वेयर द change in area is equal to 0, we cannot have sonic condition anywhere in the converging section. Logically, we can see the maximum exit Mach number is 1. तो यहाँ पर हम चूंकि मैक नंबर 1 लॉजिकली नहीं आता, जस्ट क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं, अप्रोचिंग वैल्यू आती है, तो मैक्सिमम नंबर जो हो सकता है वो 1 हो सकता है, क्योंकि रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट किया है। और अगर हमारे पास मैक नंबर 1 से ज़्यादा आप लोग चाह रहे हैं एग्जिट पे, वी वुड हैव टू पास m इज इक्वल टू 1 समवेयर इन द कन्वर्जिंग सेक्शन विच वुड बी अ वायलेशन। तो कह रहा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस एग्जिट प्लेन पे या एग्जिट जो स्पॉट है ये वाला, बेसिकली मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया है कि कन्वर्जिंग नोजल इधर से भी मौजूद है, ये इसका एग्जिट पॉइंट है। आप चाहते हैं कि इस एग्जिट पॉइंट से क्या हो, मैक नंबर ग्रेटर देन 1 से फ्लूइड पास करे। तो कंफर्म बात है कि अगर आप यहाँ पर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 डिमांड कर रहे हैं और यहाँ पर मैक नंबर 0 था जब चला, तो मैक नंबर 0 अगर स्टार्ट से चला है और आखिर में आप चाह रहे हैं मैक नंबर 1 से ग्रेटर हो, तो दरमियान में कंफर्म है कि किसी एक जगह पे तो मैक नंबर 1 लेना पड़ेगा। लेकिन मैक नंबर 1 ये बताता है कि दरमियान में फिर कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर आना चाहिए जहां पर एरिया चेंजेस शुड बी जीरो, जबकि कन्वर्जिंग नोजल के अंदर आप लोग थ्रू आउट देख लें एरिया चेंजेस हो रही हैं, दरमियान में कहीं पे भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां पर एरिया चेंजेस जीरो हो गई हैं। इस वजह से m ग्रेटर देन 1 अटेन करना एट द एंड ऑफ द नोजल पॉसिबल नहीं है। ओके जी। Hence, the maximum flow rate occurs when we have sonic conditions at exit plane. तो maximum flow rate तब हो सकता है कि आप exit plane पे maximum जो Mach number है वो 1 आ जाए, क्योंकि 1 से greater नहीं आ सकता। ये हमने डिस्कस कर लिया कि उस केस में वायलेशन हो जाएगी, और वायलेशन क्या होगी, एरिया चेंजेस शुड बी जीरो, और एरिया चेंजेस थ्रू आउट दिस चैनल कहीं पे भी जीरो नहीं है। Hence the maximum flow rate, इसकी जो एंड पॉइंट पे जो मैक्सिमम फ्लो रेट है वो मैक नंबर एट एग्जिट प्लेन 1 होगा, और वहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि हमारे पास पी ई और पी बी दोनों सेम है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू है। दिस इज शोन एज कंडीशन 4 इन फिगर एंड इज कॉल्ड चोक फ्लो, बियॉन्ड विच द फ्लो रेट कैन नॉट बी इंक्रीज। चौक फ्लो का मतलब है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो गया है फ्लो रेट। ये देखें, फोर्थ में जाके उसने बताया है कि यहाँ पे आप फ्लो रेट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, यहाँ पर एग्जिट प्रेशर जो है वो मिनिमम है, जो कि पी स्टेरिक इक्वल है, और ये जो कंडीशन है दैट इज चॉकिंग कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर फ्लो रेट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया हमारे पास। एग्जिट प्रेशर और स्टेगनेंट प्रेशर दोनों की जो रेशो है, अब हमारे पास चूंकि चॉक्ड कंडीशन है, तो चॉक्ड कंडीशन पे एग्जिट प्रेशर जो है वो मिनिमम वैल्यू, तो इसको हमने पी स्टेरिक का नाम दे दिया। तो पी स्टेरिक ओवर पी नॉट इज इक्वल टू 2 ओवर के प्लस 1 के ओवर के माइनस 1। ये वैल्यू बेसिकली कहाँ से आई है, ये वो वाली वैल्यू है जिसको आप लोगों ने पी ओवर पी नॉट की जो वैल्यू है फॉर मैक नंबर इक्वल टू 1 के लिए, जो हमने क्रिटिकल वैल्यूज के लिए भी कोई ड्राइव की थी वो भी यही थी, और या फिर यूं कह लें कि हमने मैक नंबर इक्वल टू 1 के लिए जो कंडीशंस ड्राइव की हैं ये वो कंडीशंस हैं। फॉर एयर के इज इक्वल टू 1.4, एयर के लिए के इज इक्वल टू 1.4 यहाँ पे जब पुट कर देंगे इन तमाम वैल्यूज की जगह पे, तो पी ई ओवर पी नॉट इज इक्वल टू 0.528 जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास। ये हमारे पास जो है, यूं कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है दैट इज 0.528, ये जो वैल्यू है ये 0.528 है हमारे पास।
Okay. For example, if we wish to have sonic flow at exit of the nozzle from a plumb chamber, plenum chamber that is at atmospheric pressure, we will need to maintain a back pressure about 7.76 pound per square inches of area, or about 6.96 psig vacuum. This does not साउंड डिफिकल्ट फॉर अ वैक्यूम पंप टू जनरेट। ये लो प्रेशर जो है हमारे पास जनरेट करना वैक्यूम पंप के लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट एक्चुअली टेक्स लॉट ऑफ पावर टू मेंटेन बिकॉज यू विल हैव अ लार्ज मास फ्लो रेट थ्रू द पाइप। फॉर द मैक्सिमम और चोक मास फ्लो रेट वी हैव, जो यहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत मिनिमम प्रेशर जो जनरेट करना पड़ता है, तो उसको जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम पंप का सहारा लेना पड़ेगा। मास फ्लो रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, और वो जो मास फ्लो रेट होगा उसको हम एम मास फ्लो रेट एम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में चौक लिख देंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एग्जिट प्लेन पे मिनिमम प्रेशर के लिए क्रिटिकल वैल्यूज हैं, तो रो स्टेरिक, वी स्टेरिक, ए स्टेरिक। अब हम ये कहते हैं कि इस ए स्टेरिक की जगह पे ए ई यहाँ पर राइट कर दिया है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एंड सेक्शन, एग्जिट सेक्शन। वी स्टेरिक की जगह पे के ओवर आर टी नॉट स्क्वायर रूट, और रो नॉट की जगह पे हमने यहाँ पर ये वैल्यूज, बेसिकली ये तमाम वही वैल्यूज हैं जो रो स्टेरिक, वी स्टेरिक और ए स्टेरिक के लिए कंबाइंड फॉर्म में हमने लिखे हैं, क्योंकि आप लोगों ने वी स्टेरिक के लिए भी वैल्यू क्रिटिकल सिचुएशन में फाइंड आउट की हुई है, और रो स्टेरिक के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है फॉर मैक नंबर इक्वल टू 1। Using the ideal gas equation of the state 13.2 E and the stagnation critical, okay, ये वो यहाँ पे तो वही बात है कि जो इक्वेशन हमने यूज़ की हैं, ये तमाम सेट ऑफ इक्वेशन है जो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स आप लोगों ने ड्राइव की थी, उन्हीं को यूज़ करके एम डॉट चॉक की वैल्यू आई है। और एयर के लिए फिर हम के की वैल्यू जो कि और आर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और के की और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए ई पी नॉट के इज इक्वल टू 1.4 है गैस के लिए, और आर की भी वैल्यू हम पहले एज अ कांस्टेंट यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस एग्जांपल में। तो दोनों वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद एम डॉट चॉक की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.04 ए ई पी नॉट ओवर टी नॉट स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। एम डॉट चॉक को अगर किलोग्राम पर सेकंड में आप लोग कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो ये एरिया जो है मीटर स्क्वायर, पी नॉट पास्कल में, और टी नॉट जो है वो केल्विन में होगा। और अगर हम जो है वो दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको यूज़ करें पाउंड मास और फीट और पाउंड पर स्क्वायर इंचेस ऑफ एरिया, तो फिर हमारे पास एम चॉक की जो वैल्यू आएगी सिस्टम यूनिट कन्वर्जन से, तो वो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 76.6 ए ई पी नॉट ओवर टी नॉट स्क्वायर रूट। Suppose we now insist on lowering the back pressure below this benchmark level of P static. अब हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा प्रेशर को कम किया जाए। Our next question is what will happen to the flow in the nozzle? The answer is nothing. The flow remains chopped. The mass flow rate does not increase as shown in figure B, and the pressure distribution in the nozzle remains unchanged with PEP static greater than PB as shown in condition 4, और इनकी जो ए और सी वैल्यूज हैं आफ्टर एग्जिस्टिंग द एडजस्टमेंट डाउन द अप्लाइड बैक प्रेशर बट डज so in the non-isentropic three-dimensional manner in a series expansion waves and shocks. So for the part of the flow of our one-dimensional isentropic flow concepts no longer apply. We will return to this discussion in 13.4. अगर मजीद प्रेशर डिक्रीज करें तो क्या होगा, क्या मास फ्लो रेट इंक्रीज कर देगा? नहीं, मास फ्लो रेट की मैक्सिमम वैल्यू को अपने को जो अटेन कर चुका है वो आ गई है, उसके बाद मास फ्लो रेट जो है वो डिक्रीज ही करेगा। इससे अगर आप लोग नीचे भी चले जाएं तो जो फोर्थ कंडीशन है उस पर भी हमारे पास क्या होगा, मास फ्लो रेट उस टाइप का नहीं होगा। जो शॉक्स प्रोड्यूस होंगी इस प्रोसेस के दौरान वो फ्लो रेट को क्या कर देंगी, स्लो डाउन करना शुरू कर देंगे।
The idea of the chalk flow seems a bit strange, but can be explained in at least two ways. First, we have already discussed that to increase the mass flow rate behind chalk would require Mach number greater than 1. ये याद रखिएगा, पहली बात ये है कि मास फ्लो रेट को इंक्रीज करने के लिए मैक नंबर ग्रेटर देन 1 करना है, और ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि जो मैक्सिमम मैक नंबर अचीव किया जा सकता है वो हमारे पास 1 ही अचीव किया जा सकता है, और दरमियान में क्योंकि कहीं पे भी एरिया चेंजेस जीरो नहीं है, तो एंड पे जाके वो अचीव हो सकता है. वंस द फ्लो रीचेस द सोनिक कंडीशन इट बिकम्स डेफ टू डाउनस्ट्रीम कंडीशंस. Any change in an applied back pressure propagates in the fluid at the speed of the sound in all directions as discussed. Okay जी, यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि इसके बाद जो है वो सोनिक कंडीशन पे जब पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद ये बिकम्स डेफ का मतलब यहाँ पर यही है कि उसके बाद ये कोई किसी भी लिहाज से चेंज नहीं होता. इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्जिंग नोजल के लिए हमारे पास टोटल 2 रीजन्स जनरेट होते हैं, रेजिम 1 और रेजिम 2. रेजिम 1 के अंदर क्या है, पी और पी नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू पी स्टेरिक ओवर पी नॉट, और दूसरे में लेस देन. तो पहला जो है आइसेंट्रोपिक है और पी इज इक्वल टू पी बी है इस केस के अंदर, जबकि दूसरे में जब पी बी लेस देन पी स्टेरिक रहता है तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर आप लोगों के पास मैक नंबर इक्वल टू 1 आ गया है. और अब पी स्टेरिक बेसिकली इंक्रीज जब करेगा नॉन आइसेंट्रोपिक फ्लो, तब हमारे पास यानी कि पी स्टेरिक जो है वो पी बैक प्रेशर से इंक्रीज करेगा, तो तब नॉन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन आकर करेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे. तो रजीम 1 और 2 के अंदर यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो कंडीशंस हैं स्टार्ट में आइसेंट्रोपिक कंडीशन से आप लोगों के पास एग्जिट प्लेन पे ये सिचुएशन आ जाती है, और अगर आइसेंट्रोपिक कंडीशन ना हो यानी कि हमारे पास पी स्टेरिक ग्रेटर देन पी बी हो, तो फिर आप लोगों के पास जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती, तो फिर हमारे पास प्रेशर और ज़्यादा हमें बैक प्रेशर कम करना पड़ता है, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है. The flow process corresponding to regime 2 are shown in figure TS diagram. Two problem involving converging nozzles are solved. अच्छा ओके जी, ये हमारे पास जो है एग्जांपल के को बाद में डिस्कस करूंगा आप लोगों से वीडियो के अंदर. Isentropic flow is an idealization is often is a very good approximation of an actual behavior of the nozzle. Since the nozzle is a device that accelerates the flow, the internal pressure gradient is favorable. That tends to keep the wall boundary layers thin and minimize the effects of friction. तो याद रखिएगा आइसेंट्रोपिक कंडीशन जो है आइडियलाइज कंडीशन होती है हमारे पास, और यूँ कह लें कि हमारे पास एक्चुअल बिहेवियर ऑफ नोजल के साथ काफ़ी जो है वो मैच करती हैं, और जो हमारे पास नोजल है दैट इज एक्सलरेटिंग द फ्लो, और जो इंटरनल प्रेशर ग्रेडियंट है फेवरेबल हैं, और फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को क्या करते हैं ये कम कर रहे होते हैं. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज आइसेंट्रोपिक फ्लो इन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल. इससे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो ये था कि हमारे पास आइसेंट्रोपिक फ्लो इन कन्वर्जिंग नोजल था, और उसमें हमने बात की थी कि अगर हम स्टार्टिंग एट रेस्ट हैं, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैक प्रेशर हमारे पास अगर पी नॉट के ही इक्वल होगा तो नो फ्लो होगा, और बैक प्रेशर को जैसे जैसे रिड्यूस करते चले जाएंगे, और बैक प्रेशर के लिए कंडीशन हमने ये रखी थी कि बैक प्रेशर इज इक्वल टू पी ई यानी कि एग्जिट प्रेशर के इक्वल है, और जैसे जैसे उसको रिड्यूस करते चले जाएंगे हमारे पास प्रेशर कम और मास फ्लो रेट जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा. फिर मास फ्लो रेट कितना इंक्रीज करेगा, क्या उसके लिए कोई लिमिटिंग वैल्यू है, तो वो लिमिटिंग वैल्यू हमने डिस्कस की बाद में कि हाँ जी लिमिटिंग वैल्यू मौजूद है, और वो वैल्यू क्या है हमारे पास, उसको फिर हमने एक इक्वेशन जो एरिया और वेलोसिटी रिलेशन था डी वी ओवर वी इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए 1/1 माइनस एम स्क्वायर रूट, तो उस रिलेशन को यूज करते हुए हमने ये कहा कि एरिया चेंजेस शुड बी जीरो अगर हम चाह रहे हैं कि मैक नंबर 1 हो, और ऐसा कहीं पे भी नहीं है, तो एंड पे आप लोग मैक नंबर इक्वल टू 1 मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा अचीव करना चाहेंगे तो फिर दरमियान में कहीं पे मैक नंबर इक्वल टू 1 आएगा, और मैक नंबर दरमियान में इक्वल टू 1 नहीं आ सकती, तो दरमियान में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पर एरिया वेरिएशन जो है वो डी ए इक्वल टू 0 हो.
अब हम सेकंड टाइप ऑफ नोजल के अंदर आ गए हैं, जो कि हमारे पास कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है। आइसेंट्रोपिक फ्लो इन अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। Having considered isentropic flow in a converging nozzle, we turn now in isentropic flow in a converging diverging nozzle. कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल हमारे पास उसी तरीके से वैक्यूम पंप साथ में डाउनस्ट्रीम लगा हुआ है और वाल के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा रहा है, और स्टैग्नेंट कंडीशंस कांस्टेंट हैं। ये यहाँ पे आ गए हैं। स्टार्ट में हमारे पास स्टैग्नेंट कंडीशंस हैं और फ्लूइड फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है। ये आप लोगों को मैंने प्रीवियस इसमें बताया था कि उसका अपर हाफ जस्ट शो किया हुआ है। हमारे पास इन ट्रू सेंस नोजल कैसी है, इसके बैक पे भी ऐसी ही सिचुएशन है। तो ये हमारे पास टोटल नोजल का ये पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर चूंकि अपर हाफ दिखाया गया है तो हम उसी तरीके से उसी को कंसिडर कर रहे हैं। सामने वाल से कंट्रोल किया गया है, यहाँ कहीं पे इसका बैक प्रेशर है, जहाँ पे एग्जिट है, जहाँ पे ये नोजल एंड हो रही है डाइवर्जिंग सेक्शन, और यहाँ कहीं पे इसका जो है वो बैक प्रेशर मौजूद है। स्टार्ट में इसकी जो स्टैग्नेंट कंडीशंस हैं ये हमारे पास कांस्टेंट है। ओके जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को। प्रेशर इन द एग्जिट प्लेन ऑफ द नोजल इज पीई। ये प्रीवियस में भी हमने एग्जिट पॉइंट पे जो प्रेशर था उसको हमने पीई ही लिया था। द नोजल डिस्चार्ज टू बैक प्रेशर पी बी, और जहाँ पे नोजल डिस्चार्जिंग है उसका जो प्रेशर है बैक प्रेशर वो पी बी है। एज फॉर द कन्वर्जिंग नोजल वी विश टू सी अमंग अदर थिंग हाउ द फ्लो rate varies with driving force, the applied pressure difference P नॉट माइनस पी बी। तो ये हमने कहा हुआ था कि उसमें जो है वो ये ड्राइवन फोर्स का मतलब ये है कि हमारे पास पी बी जब लेस होगा पी नॉट से तभी फ्लूइड फ्लो करेगा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज बेसिकली द कॉज ऑफ फ्लो, इसी वजह से इसको ड्राइविंग फोर्स का हमने नाम दिया हुआ है। Consider the effect of gradually reducing the back pressure. The result are illustrated graphically in 13.a. Let us consider each of the case as shown in the figure. ये हमारे पास प्रेशर जैसे जैसे रिड्यूस होंगे, ये जो केसेस हैं 1 2 3 जैसे प्रीवियस डायग्राम में हमने यूज किए थे यहाँ पर भी बताए गए हैं, इनको हम ब्रीफली अब देख लेते हैं। विद वॉल इनिशियली क्लोज्ड, जब वाल्व क्लोज हैं, देयर इज नो फ्लो थ्रू द नोजल। तो स्टार्ट में हमारे पास नोजल से कोई फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा। प्रेशर इज कांस्टेंट एट पी नॉट। ओपनिंग द वाल, ओके जी, ओपनिंग द वाल स्लाइटली PB slightly less than P naught produces a pressure distribution curve 1. The flow rate is low enough. The flow will be subsonic and essentially compressible at all the points on the curve. Under these conditions, the CD nozzle will behave as a venturi, with flow accelerating in the converging portion until a point of maximum velocity and minimum pressure is reached at the throat, then decelerating in the diverging portion to the nozzle exit. Okay. ये यहाँ पे हमने बात की है कि स्टार्ट में हमारे पास वेंचरी के अंदर क्या है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही पी नॉट और पी बी दोनों अगर इक्वल होंगे तो पहली बात तो ये है कि ये फर्स्ट केस जो है यहाँ पर ये फर्स्ट केस इस रो को दिया गया, लेकिन जब पी नॉट और पी बी एक दूसरे के इक्वल होंगे तो तब हमारे पास नो फ्लो लाइन आएगी जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया। फिर हमारे पास जैसे जैसे पी बी लेस होगा तो हमारे पास ये वन कर्व आएगी, जो कि क्या होगी, जैसे जैसे हम ये डाइवर्जिंग सेक्शन की तरफ, सॉरी कन्वर्जिंग की तरफ आ रहे हैं, इस थ्रोट की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ से इधर आ रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रही है। उसके बाद दोबारा जब डाइवर्जिंग सेक्शन की तरफ जाएगा तो फ्लूइड जो है वो डिसलरेट होना शुरू हो जाएगा। डिसलरेट होने का मतलब है कि दोबारा से आप लोगों के पास प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये बिहेवियर है, वन में भी और टू में भी यही बिहेवियर है कि आप प्रेशर को मजीद डिक्रीज करें तो यहाँ से एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और एक्सेलरेशन ज़्यादा होने की वजह से स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी और प्रेशर जो है वो कम होगा। उसके बाद उसी तरीके से थ्रोट पे आके मिडल पॉइंट पे आके जहाँ पे ये बेसिकली मैं नोजल को ना अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये इस टाइप की नोजल है।
ये थ्रोट है, दरमियान में जो मिडिल पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास मिनिमम एरिया है। ओके, तो थ्रोट पे आके क्या हो रहा है हमारे पास, थ्रोट पे आके मिनिमम प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग डाउन स्ट्रीम मूव करेंगे, जैसे जैसे आप लोग एग्जिट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, तो प्रेशर दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो 2 तक हमने डिस्कस कर लिया कि 2 तक का तो ये बिहेवियर है। अब 2 तक की जो डिस्कशन उसने राइट की है वो देख लेते हैं। As the valve is opened further, the flow rate is increased, तो flow rate increase होगा more sharply. Define the pressure minimum occurs as shown in the curve 2. ये curve 2 मैंने डिस्कस कर लिया कि थोड़ा सा मजीद ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस जब लेके आए तो 2 पे आ गए। Although compressibility effects become important, the flow is still subsonic everywhere. यहाँ पर भी subsonic है। Flow decelerate in the diverging section. Okay. Finally, as the valve is opened further, the curve 3 results, the section of minimum area of the flow finally reaches Mach number 1 and the nozzle is choked. The flow rate is the maximum possible for the given nozzle and stagnation condition. All the flows with pressure distribution 1 to 3 are isentropic. As we progress from 1 to 3, we are generating increasing mass flow rate. Finally, when 3 is reached, critical conditions are present at the throat. For this flow rate, the flow is choked and mass flow rate is equal to steric values. ये देखें, जैसे जैसे आपने इस पीबी को कम किया तो क्या हो रहा था, हमारे पास फ्लो रेट वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा था। मास फ्लो रेट इस 3 कंडीशन पे जाके मैक्सिमम है, और थ्रोट पे आके जब हमारे पास एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि थ्रोट पे आके मैक नंबर 1 हो गया, तो यहाँ पर फ्लो आके चौक हो गया। चौक का मतलब है कि यहाँ पे आने के बाद रिस्ट्रिक्शन आ गई और उसके बाद दोबारा डिसलेरेशन की तरफ चला गया, यानी कि मैक नंबर मजीद एक्सीड नहीं कर पाया। अभी तक हमने सिर्फ ये बात की है, अभी हमने ये बात नहीं की कि मैक नंबर के बाद एक्सेलरेशन जैसे एक्सेलरेट यहाँ पे कर रहा था, अब यही एक्सेलरेशन जो है वो कंटिन्यू रहे डाइवर्जिंग पोर्शन के अंदर भी। ये बात अभी हमने डिस्कस नहीं की। अभी हमने डिस्कस की कि यहाँ पर जैसे ही इस पॉइंट को पास कर जाएगा, उसके बाद फ्लूइड जो है दोबारा डिसलरेट करना शुरू कर देगा और प्रेशर दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा और 3 कंडीशन जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन इस पॉइंट की बात कर रहे हैं या इस थ्रोट की बात कर रहे हैं। When A steric is equal to AT, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रोट एरिया है, just it was for the converging nozzle and for maximum flow rate 13.9 जो हमने ड्राइव की थी, ए ई को एग्जिट प्रेशर को थ्रोट प्रेशर से, ये जो प्रीवियस इक्वेशन चॉप वैल्यूज थी जो कन्वर्जिंग नोजल में, उसमें ए ई की जगह पे ए टी कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास कन्वर्जिंग नोजल नहीं है। यहाँ पर वो कन्वर्जिंग नोजल थी सिर्फ इतनी थी, तो यहाँ पर जो था एरिया वो एग्जिट एरिया था। अब यहाँ पर थ्रोट है, अभी तो हमारे पास आगे डाइवर्जिंग सेक्शन या डाइवर्जिंग पोर्शन मौजूद है, तो इस वजह से इसको ए टी का नाम दे दिया है। ओके, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एंड आर सी डी नोजल हमारे पास जो है वो क्या रहा है कि थ्रोट एरिया पे डिपेंड करेगी, उसकी जो वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, वो कह रहा है कि ये दोनों अचीव हो जाएंगे। चोक्ड वैल्यूज ये आप लोगों के पास आ जाएंगी और ये ऑलमोस्ट वही है जो सिमिलर थी प्रीवियस वन। Any attempt to increase in the flow rate by further lowering the back pressure will fail और the two reasons we discussed earlier। तो बिल्कुल वही काम है कि आप मजीद जो है वो डिक्रीजिंग प्रेशर जो है वो हमारे पास मार्क नंबर को मजीद इंक्रीज नहीं कर पाएगा। Once we attain sonic condition, the downstream changes can no longer be transmitted upstream and we cannot exceed sonic condition at the throat। तो ये कह रहा है कि आप थ्रोट पे सोनिक कंडीशन तो इंक्रीज नहीं हो सकती, बिकॉज दिस वुड रिक्वायर पासिंग थ्रू द सोनिक स्टेट समवेयर इन द कन्वर्जिंग सेक्शन। तो उसकी रीजन ये है, ये दोबारा भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम चाह रहे हैं कि मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो, तो दरमियान में पीछे कहीं मैक नंबर इक्वल टू 1 होगा, और मैक नंबर पीछे इस थ्रोट से पीछे मैक नंबर 1 होने का मतलब है कि इससे पीछे कहीं ना कहीं एरिया कांस्टेंट होगा, और ऐसा कहीं पे भी मौजूद नहीं है। With sonic condition at the throat, we consider what can happen the flow in the diverging section. We have previously discussed that the diverging section will decelerate subsonic flow Mach less than 1, but we will accelerate a supersonic flow, very different behaviors.
The question arises, does a sonic flow behave as a subsonic or as a supersonic flow? It enters a diverging section. Okay. अब हम बात ये करते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डाइवर्जिंग सेक्शन जो है, क्योंकि इससे पहले तो जो हमारे पास सेक्शन हुआ करता था वो ऐसा था कि यहाँ पर आने के बाद ख़त्म हो जाता था। अब हमारे पास डाइवर्जिंग सेक्शन मौजूद है। डाइवर्जिंग सेक्शन में अभी तक तो हमने जो डिस्कस किए हैं केसेस तीनों, वो ऐसे डिस्कस किए हैं कि जिसके अंदर ये यहाँ पर चॉकिंग कंडीशन आने के बाद ये दोबारा जो है वो डिसलरेट होने के बाद प्रेशर इंक्रीज कर गया था और सब सोनिक कंडीशन ही आ गई। लेकिन अगर प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग और मैक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फिर क्या होगा, वो कंडीशंस की तरफ हम जा रहे हैं। तो पहली बात ये है कि हमारे पास कर्व 3 जो है, जिसमें हमारे पास बैक प्रेशर जो है वो ग्रेजुअल डाउन स्ट्रीम प्रेशर इंक्रीज की तरफ ले जाता है, डिसलरेट होता है। अब हम एक्सेलरेशन वाले पॉइंट की तरफ जाते हैं। क्या हम चाहते हैं कि जो डाइवर्जिंग सेक्शन है, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन है ये मैं सिमिलर पैटर्न पे ले रहा हूँ, वैसे कर्व्ड पाथ है, ये सेम लाइन नहीं है। अब हम यहाँ तक की बात तो करते रहे हैं हमेशा ही, यहाँ तक की कि ये एग्जिट था, लेकिन अब डाइवर्जिंग सेक्शन है। डाइवर्जिंग में एक्सेलरेशन डिसलरेट तो हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि अभी एक्सेलरेट करना शुरू कर दे। तो एक्सेलरेट अगर करे तो क्या होगा हमारे पास, तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कंडीशन 4 और 5 पे चले जाते हैं। 4 और 5 पे क्या मतलब है कि हमारे पास जो डाइवर्जिंग सेक्शन है, इस थ्रोट के आने के बाद, ये थ्रोट आ भी गई है और उसके बावजूद थ्रोट पे आने के बाद जो मैक नंबर है वो दोबारा डिसलरेट होके ऊपर नहीं आया, बल्कि मैक नंबर मजीद बढ़ता ही चला गया। मैक नंबर कम नहीं हुआ, यूं कह लें कि डिसलरेट नहीं हुआ, बल्कि एक्सलरेट होना शुरू हो गया हमारे पास डाइवर्जिंग पोर्शन के अंदर भी। तो डाइवर्जिंग पोर्शन में अगर एक्सलरेट होगा फ्लूइड तो फिर क्या होगा हमारे पास, कंडीशन 4 और 5 जो आई हैं। Thus, we see that with the throat Mach number of unity, there are two possible isentropic conditions with the converging diverging nozzle. This is consistent with the result that we have to find out Mach number for each A over A steric in the isentropic flow. Back pressure को 4 से भी अगर कम कर दें, let's suppose 5 condition पे, no effect of the flow in the nozzle. The flow is isentropic from plenum chamber of the nozzle exit and it undergoes a 3-dimensional irreversible expansion of the lower back pressure. तो हमारे पास क्या होगा, 3D irreversible प्रेशर यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो डाइवर्जिंग सेक्शन था उसके अंदर अगर कंडीशंस 4 और 5 आ जाती हैं तो तब हम क्या कहेंगे कि ऐसा करने से मैक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया है और हम डाउन स्ट्रीम चले गए हैं, यानी कि जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है। A converging diverging nozzle gradually is intended to produce supersonic flow at the exit plane if the back pressure is set P4. Flow will be isentropic through the nozzle. ओके, ये हमने बात कर दी कि हम बैक प्रेशर को अगर 4 प्रेशर पे ले जाए, यानी कि लेस देन क्रिटिकल कंडीशंस पे ले जाएं, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर हम 4 कंडीशन पे लेके जाते हैं तो इनको हम डिज़ाइन कंडीशन का नाम देते हैं, क्योंकि ये स्पेशली हम फिर को इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा कि फॉर लिविंग एट CD नोजल इज सुपरसोनिक फ्लो, बैक प्रेशर इज एट और बिलो नोजल डिजाइन प्रेशर, द एग्जिट मैक नंबर इज फिक्स्ड वंस द एरिया रेशियो इज स्पेसिफाइड, all the other exit plane properties are uniquely related to the stagnation properties by the fixed exit plane Mach number। यानी कि हम ये कह लें कि हमें जो एग्जिट मैक नंबर है उसको एरिया रेशियोज के हवाले से फिक्स करना पड़ेगा। ओके, the assumptions of the isentropic flow for real nozzle at the design condition is reasonable one. However, one-dimensional flow is inadequate for the design of the relatively short nozzle to produce uniform supersonic exit flow। तो ये हमारे पास वो बात कर रहा है कि वन डायमेंशनल फ्लो जो है, क्योंकि हमने बात कर ली थी कि जब ऐसा होता है तो हमारे पास 3 डायमेंशनल जो है वो
इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जो है वो हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है कि रॉकेट प्रोपेल्ड व्हीकल्स जो होते हैं ये एक्सेलरेट करती हैं एग्जॉस्ट गैसेस को मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के साथ, जो कि हाई थ्रस्ट देता है। लेकिन यहाँ पर वन डायमेंशनल फ्लो नहीं होता, यहाँ पर भी वही कंडीशन होती हैं कि आप लोगों के पास थ्री डायमेंशनल जो है वो कंडीशंस ऑब्टेन हुई होती हैं। ओके जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस थी जो कि हमने कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल के लिए डिस्कस कर ली। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसी हैं कि जो हमने डिस्कस करनी है एग्जांपल्स के अंदर। एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम आइसेंट्रोपिक फ्लो ऑफ कन्वर्जिंग नोजल की पहले एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद आइसेंट्रोपिक फ्लो ऑफ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल की एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। एग्जांपल क्या है? A converging nozzle with a throat of area 0.001 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो ए ई है इनके एग्जिट एरिया है, क्योंकि थ्रोट एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो थ्रोट थी इसके एरिया की बात हो रही है। इज ऑपरेटेड विद एयर एट बैक प्रेशर ऑफ 591 किलो पास्कल। तो ये हमारे पास जो है वो बैक प्रेशर वैल्यू दी हुई है। नोजल इज fed from a large plenum chamber where the absolute stagnation pressure and temperature are। ये हमारे पास टी नॉट एब्सोलूट वैल्यूज हैं, हमारे पास पी की और टी की वैल्यूज हैं, पी नॉट और टी नॉट वैल्यूज। द एग्जिट मैक नंबर एंड द मास फ्लो रेट आर टू बी डिटरमिन्ड। तो एम ई आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, एग्जिट मैक नंबर और मास फ्लो रेट एम डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एम डॉट का जो रिलेशन था हमने जो किया था वो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। एम डॉट के लिए ये हमारे पास रिलेशन है रो नॉट, बेसिकली रो ई वी ई ए ई, और वी की जगह पे एम ई सी यहाँ पर राइट किया गया है, क्योंकि हमारे पास वी भी जो है वी का डायरेक्ट पता नहीं है, वहाँ पर वेलोसिटी गिवन नहीं है, लेकिन मैक एट एग्जिट नंबर हम फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। तो उसको जो हम क्रिटिकल वैल्यू है जो सी स्टेरिक उसके साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ओके जी। सबसे पहले तो चॉकिंग कंडीशन को हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास चॉकिंग कंडीशन तो नहीं है, मैक नंबर 1 या 1 से एक्सीड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो पी बी ओवर पी नॉट बैक प्रेशर की और पी नॉट की जो वैल्यू है किलो 10⁻³ के साथ और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद ये नंबर्स आ गए हैं दोनों। तो उनको जब चेक किया तो ये हमारे पास रेशो आ रही है 0.591। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बैक प्रेशर है वो हमारे पास लेस है एज कम्पेयर टू। ओके जी। फिर हम क्या करेंगे, पी बी ओवर पी नॉट इज बेसिकली यूँ कह लें कि हमारे पास जो है वो 5.528 उस रेशो से क्रिटिकल कंडीशन से आप लोग ऊपर मौजूद हैं। ओके, फ्लो इज नॉट चॉक के प्रेशर वैल्यूज जो है अभी ज़्यादा हैं, क्रिटिकल वैल्यू पे नहीं आई हैं। दस पी बी इज इक्वल टू पी एंड द फ्लो इज आइसेंट्रोपिक। तो ये यानी कि अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये क्रिटिकल स्टेज नहीं आई है, आप इससे ऊपर ही मौजूद हैं। या ये जो डायग्राम आप लोगों ने की थी, ये जो वैल्यू है यानी कि पी ओवर पी नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, पी या पी बी की आप लोग बात जब कर रहे हैं तो स्टैग्नेंट वैल्यू के पास आप नहीं हैं, यहाँ कहीं पर मौजूद हैं, चॉकिंग कंडीशन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, तो मास फ्लो रेट भी अभी इससे ज़्यादा ही आप लोगों के पास मौजूद है। ओके, पी नॉट अगर हमारे पास कांस्टेंट है, गिवन वैल्यू है हमारे पास, एम ई को फाइंड आउट करने के लिए पी नॉट ओवर पी की जो वैल्यू थी वो यूज़ की है, लेकिन उसमें हमने काम ये किया है कि पी नॉट ओवर पी के अंदर पी ई यहाँ पे पुट किया है एग्जिट प्रेशर, तो यहाँ पर एम ई यूज़ कर लिया। अब पी नॉट ओवर पी दोनों वैल्यूज आप लोगों को पता है, क्योंकि पी इज इक्वल टू पी बी हमने लेना है जब तक चॉकिंग कंडीशन ना आए। तो पी नॉट ओवर पी दोनों की वैल्यूज
और के की वैल्यू 1.4 जो है आप लोगों के पास एयर के लिए। तो ये वैल्यूज आप लोगों के पास मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे प्रोसेस को, तमाम वैल्यूज को, बाकियों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और पी नॉट की वैल्यू और पी बी की वैल्यूज को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से एम ई की वैल्यू या एग्जिट मैक नंबर आ गया। अब मास फ्लो रेट फाइंड आउट करना था, तो वो रो ई बी ए ई था, लेकिन बी की वैल्यू एट एग्जिट पॉइंट नहीं पता थी, तो एम ई सी ई लिख देंगे। तो एम ई मुझे पता है, तो सी ई का बारे में अभी मुझे पता नहीं है। तो सी ई के बारे में पता चलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है वी नीड टू फाइंड आउट टी ई टू फाइंड रो ई। रो ई फाइंड आउट करने के लिए टी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टी नॉट ओवर टी इज इक्वल टू दिस। टी नॉट आप लोगों को गिवन है, टी की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि मैक नंबर की वैल्यू भी पता है, के की वैल्यू भी हमें पता है और टी नॉट की वैल्यू भी नॉन है। तो उन तमाम वैल्यूज को यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है और टी ई की वैल्यू आ गई। टी ई की वैल्यू सी ई और रो दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो के आर टी, क्योंकि सी इज इक्वल टू के आर टी स्केयर रूट था, गैसेस के लिए हमने जो पहले काम किया हुआ है, ये ड्राइव किया था, तो सी इज इक्वल टू के आर टी था। तो सी ई स्पीड ऑफ साउंड एट एग्जिट आप लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमने उसको सी ई का नाम दे दिया है। तो दूसरी तरफ जहाँ पे टी यूज हो रहा होगा उसको भी हमने टी ई का ही नाम दे दिया है। इसी तरीके से रो ई जो है वो पी ओवर आर टी, पी इज इक्वल टू रो आर टी वाले रिलेशन से हम आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जो था, तो पी भी हमें पता है एग्जिट प्रेशर जो कि बैक प्रेशर के इक्वल है, और आर जो है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें नोन है, कांस्टेंट वैल्यू है, और टी ई की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है। तो तमाम वैल्यूज से रो ई की वैल्यू भी आ गई। तो अब मेरे पास रो ई भी मौजूद है एम डॉट फाइंड आउट करने के लिए, एम ई भी नोन है, सी भी नोन है और ए ई भी गिवन है। तो तमाम वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम मास फ्लो रेट एट एंड पॉइंट फाइंड आउट करने में कामयाब हो पाए हैं। ओके जी, एक एग्जांपल अब मैं उसके बाद एक डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल की देख लेता हूँ कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल के अंदर केसेस क्या होंगे। एयर फ्लोज isentropically in a converging diverging nozzle with exit area of 0.001 मीटर स्क्वायर। हमारे पास कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है आइसेंट्रोपिकली कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में से, और एग्जिट एरिया इसका जो है वो 0.001 मीटर स्क्वायर है। Nozzle is fed from a large plenum where stagnation conditions are 350 Kelvin, यानी कि ये टी नॉट पी नॉट जो यहाँ पर स्टार्ट में मौजूद हैं वैल्यूज वो हैं। ओके, ये टी नॉट है, ये हमारे पास पी नॉट आ गया है। एग्जिट प्रेशर बैक प्रेशर के इक्वली लेते हैं, पी बी हमारे पास 954 किलो पास्कल, और मैक नंबर थ्रोट पे 0.68 है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल गया कि हमारे पास जो है वो चॉकिंग कंडीशन नहीं है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड एरियाज एट द नोजल थ्रोट एंड एग्जिट मैक नंबर आर टू बी डिटरमन। तो आपने थ्रोट पे फ्लूइड प्रॉपर्टीज और एम ई फाइंड आउट करना है। तो थ्रोट वैल्यूज के लिए टी नॉट ओवर टी हमारे पास ये होता है। तो टी नॉट ओवर टी टी का मतलब थ्रोट पे टेम्परेचर एट थ्रोट जब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो एम के साथ भी टी आप लोग पुट कर देंगे। तो अब मैंने थ्रोट पे मैक नंबर पता है मुझे, के की वैल्यू भी नोन है और टी नॉट भी गिवन है। तो टी एट थ्रोट, टेम्परेचर एट थ्रोट हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हम कंडीशन एट थ्रोट फाइंड आउट करने की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, ये हमने फर्स्ट जो काम था वो इसका कर लिया है। उसके बाद सेकंड क्या चीज़ हम फाइंड आउट करने की तरफ जाएंगे। पी नॉट इज कांस्टेंट फॉर आइसेंट्रोपिक फ्लो। तो पी प्रेशर एट थ्रोट, पी टी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू टी टी ओवर टी नॉट, के ओवर के माइनस वन। 12 चैप्टर के अंदर भी हमने किया था, जो हमारे पास कंडीशंस थी स्टैग्नेंट कंडीशंस के साथ किसी भी जनरल कंडीशंस के जो रेशो थी, तो वहाँ से टी नॉट टी टी ओवर टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर
यूज कर ली है हमने। तो इसके अंदर देखें टी की वैल्यू भी हमारे पास नोन है, टी नॉट जो है वो वैल्यू भी नोन है। चाहे तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इसने जो वैल्यूज यूज की हैं वो टी ओवर टी नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर एट थ्रोट उसके जरिए फाइंड आउट की है। आप चाहें तो मैं अगेन बता देता हूँ, टी एट थ्रोट ये भी आपके पास अब है वैल्यू, ये अभी हमने फाइंड आउट की है। ये देखें ये वाली वैल्यू टी नॉट आपको गिवन है, और के की वैल्यू ये तो कांस्टेंट ही हमने चूज करनी है एयर के लिए, और पी नॉट भी गिवन है। तो आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू भी इवेल्युएट कर सकते थे ये सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन यहाँ पर इसने वो प्रीवियस रेशोज के जो आपस में रिलेशन थे उन्हीं को यूज करके ही फार्मूलाज को ड्राइव कराया है। ओके जी। इससे हमने पी टी प्रेशर एट थ्रोट फाइंड आउट कर लिया। तो पी टी इज इक्वल टू रो आर टी। अब मैं प्रेशर एट थ्रोट भी फाइंड आउट कर चुका हूँ और टेम्परेचर एट थ्रोट भी फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो प्रेशर एट थ्रोट की जो वैल्यू है वो, और टेम्परेचर एट थ्रोट की जो वैल्यू है वो, आर की वैल्यू 287 जो है वो न्यूटन मीटर पर के जी केल्विन, ये हमारे पास कांस्टेंट ही है। तो ये आप लोग बार बार एक ही यूज करते रहेंगे। जिस तरह एयर के लिए 1.4 आप लोग यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू भी आप लोग बार बार यूज करते रहेंगे। हाँ, इसके बाद हमारे पास वी टी वेलोसिटी एट थ्रोट, वो एम टी सी टी होगी। सी टी जो है वो नहीं पता मुझे, स्पीड ऑफ साउंड एट थ्रोट। तो एम टी ये आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, मैक नंबर एट थ्रोट, बल्कि गिवन नहीं था हमें। तो के आर टी 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 टेम्परेचर एट थ्रोट हमने फाइंड आउट किया है। के और आर दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये हमने कांस्टेंट वैल्यूज को यूज कर लेना है। वी टी जब हमने फाइंड आउट कर लिया है तो ए टी ओवर ए जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी, ए टी ओवर ए स्टेरिक, वो 1/m t। ये हमने इक्वेशन 13.7 कह रहा है कि इससे पहले ड्राइव की थी इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर्स, उसी को हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया है। आई थिंक सो कि यहाँ पर वो जो वेलोसिटी रिलेशन है उसकी वैल्यूज को यूज़ किया गया है। तो ये तमाम वैल्यूज में मैक नंबर की वैल्यूज और के की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, के इज इक्वल टू 1.4 लेके ही, तो हमारे पास जो है वो ये एरिया रेशियोज आ जाएंगे। बट एट दिस पॉइंट ए स्टैरिक इज नॉट नोन। ये ए टी ओवर ए स्टैरिक ये इनकी रेशियो तो आ गई है, लेकिन एरिया एट स्टैरिक कंडीशन जो हमारे पास है वो अभी नोन नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब मैं थ्रोट पे वैल्यूज को फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो अब हम बैक वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं एग्जिट वैल्यूज के साथ, क्योंकि मुझे मैक नंबर एट एग्जिट भी फाइंड आउट करना है। तो पी नॉट ओवर पी उसके लिए भी उसी तरीके से कि मैक नंबर एट एग्जिट वैल्यूज का आप लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये एक सिंपल रिलेशन है, मैक नंबर एट एग्जिट फाइंड आउट करने के लिए पी नॉट ओवर पी, इसी रिलेशन से हम, क्योंकि पी नॉट ओवर पी एग्जिट आप लोगों को पता है, उन सारी वैल्यू से मैक नंबर एट एग्जिट आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये वो बता रहा है कि आप लोग एग्जिट कंडीशन पे जाने के लिए हमने क्या किया है कि स्टैग्नेंट कंडीशन से आप लोग थ्रोट कंडीशन पे गए हैं। अब थ्रोट कंडीशन से दोबारा एग्जिट कंडीशन की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर हो गया है, चॉकिंग नहीं है, तो आप लोग बैक टू हायर कंडीशन जो है वो मूव करेंगे। तो ए स्टैरिक में हम क्या करेंगे, ए ओवर ए स्टैरिक दोबारा से एरिया रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। पहले जो हमने रेशियोज फाइंड आउट की थी वो फाइंड आउट की थी थ्रोट एरिया के साथ, ये अब हमने ए स्टैरिक के साथ फाइंड आउट किए हैं।
ए स्टैरिक ओवर एग्जिट एरिया गिवन था, तो उसके हवाले से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब ए स्टैरिक वैल्यू जब पता चल गई, तो जो वैल्यू अभी इसके अंदर ए टी ओवर ए स्टैरिक 1.11 था, तो थ्रोट एरिया सिर्फ हम फाइंड आउट नहीं कर पाए थे पहले, तो अब थ्रोट एरिया फाइंड आउट करने के लिए ए स्टैरिक की वैल्यू जो एग्जिट एरिया के साथ रिलेशन में निकली है, वही वैल्यू उठा के 1.11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये थ्रोट एरिया भी फाइनल जो चीज़ रह गई थी हमारे पास, वो भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो थ्रोट एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ ये है कि ए स्टैरिक पहले फाइंड आउट करना पड़ा है, वरना हमने थ्रोट वैल्यूज या थ्रोट वेरिएबल तो सारों को पहले आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, उसके बाद जो है वो एम ई मैक नंबर एट एग्जिट को हमने फाइंड आउट किया। तो आज की जो डिस्कशन जो काम हमने किया है, उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। कि सबसे पहले हमने आज आइसेंट्रोपिक फ्लो इन कन्वर्जिंग नोजल्स किया है। आइसेंट्रोपिक फ्लो इन कन्वर्जिंग नोजल्स को करते हुए हमने सबसे पहले उसके जो स्टैग्नेंट प्रेशर्स हैं और एग्जिट प्रेशर्स जो कि बेसिकली बैक प्रेशर के इक्वल था यहाँ पर, तो उनको आपस में उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी उनके साथ डिस्कस किया। फिर हमने ये भी बताया कि इसकी जो मैक नंबर है, मास फ्लो रेट इंक्रीज करता रहता है, और मास फ्लो रेट की इंक्रीज करने के दौरान एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, और वो कहाँ पे आती है, जहाँ पे मैक नंबर 1 हो। तो कन्वर्जिंग नोजल के अंदर जो एग्जिट पॉइंट के ऊपर मैक नंबर मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, वो हमारे पास 1 ले सकता है, और ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं ले सकता, वो भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ग्रेटर देन 1 लेना चाहता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इज देयर अ लिमिटिंग वैल्यू फॉर मास फ्लो रेट, तो वो आप लोगों को बताना पड़ेगा यस देयर इज अ लिमिटिंग वैल्यू फॉर मास फ्लो रेट बिकॉज वी हैव द चॉकिंग वैल्यू ऑफ मैक नंबर। इसी तरीके से क्या हमारे पास मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इन दैट केस इन कन्वर्जिंग सेक्शन देयर शुड बी डी ए इक्वल टू 0, वो हमने एक इक्वेशन के साथ रिलेट करके, तो उससे पहले वो जो है हमारे पास उस रूल की वायलेशन हो जाती है, तो वो केस भी हमने किया था। उसके बाद हमने कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो नोजल है उसको डिस्कस किया। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल के अंदर जब उसको डिस्कस किया जा रहा था कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल को, तो वहां पर हमने डिस्कस किया कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में, कन्वर्जिंग नोजल के अंदर जैसे जैसे आप लोग बैक प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, फ्लूइड एक्सेलरेट करता है, लेकिन डाइवर्जिंग थ्रोट से पास करने के बाद फ्लूइड जो है वो डीसेलरेट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप लोग प्रेशर 4, उसके अंदर कंडीशन 4 कंडीशन का नाम दिया गया था कि 4 प्रेशर की तरफ जाएं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग जो बैक रीजन है या डाइवर्जिंग रीजन है उसके अंदर भी एक्सेलरेट कर लें फ्लूइड को, लेकिन ऐसा करेंगे तो आपके पास 3 डायमेंशनल जो है वो फ्लो वहाँ पर जनरेट होगा, 1 डायमेंशनल के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने डिस्कशन की थी यहाँ पर, और उसके बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की हैं। एक आप लोगों को फ्लो इन कन्वर्जिंग नोजल्स और एक हमने फ्लो इन डाइवर्जिंग नोजल्स के लिए एग्जांपल की थी। तो दोनों एग्जांपल्स के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया कि different values at throat and different values at exit points हमें फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं। तो वो फाइंड आउट करने का प्रोसीजर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था।